हेलो दोस्तों। आज हम एक हॉस्पिटल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि उसका स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, उसका फाउंडेशन वगैरह सब हम देखेंगे इसमें। और कुछ स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो उसको पढ़ते हैं, जानते हैं कैसे पढ़ा जाता है कोई भी बिल्डिंग अगर हो। और हॉस्पिटल खास करके मैं इसमें हॉस्पिटल बिल्डिंग के बारे में बात करूँगा। तो चलते हैं हमारा ड्राइंग की तरफ। जैसे कि मेरा एक हॉस्पिटल बिल्डिंग है, उसका ये ड्राइंग है। आपको मैं थोड़ा शुरू से ही बताता हूँ, उसके बाद स्ट्रक्चर ड्राइंग के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे। तो ये हमारा आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है और उसको हम देखेंगे। और ये थोड़ा एक छोटा सा हेल्थ पोस्ट है। वैसे तो यहाँ पे तो तीन और बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन इसमें थोड़ा छोटा सा बिल्डिंग है, इसमें थोड़ा समझाने के लिए मैं ये लिया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट में जाते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो प्रीवियस वाले में देखते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे ना, हॉस्पिटल में तो ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं, बहुत कंपोनेंट होता है यार। तो ये मेल वॉशरूम हो गया आपका, ये सब इलेक्ट्रिक रूम, तो क्लिनिक एडमिन, एंटी पोस्ट नीटर, तो एक नॉर्मल जो एक हेल्थ पोस्ट में होता है वो सब प्राइमरी हेल्थ पोस्ट के लिए सब दिया गया है। इसका खास करके हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग देखेंगे। 2 फ्लोर का है। ये मतलब दो आपका 2 स्लैब है, 2 ढलान होता है, मतलब 1.5 तल्ला आप उसे कह सकते हो। तो इसमें ये नॉर्मल है तो आप जानते ही होंगे। फिर ये देखो, ये फाउंडेशन हमारे फुटिंग होता है और ये गटर है। इसमें हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप नेक्स्ट, ये मेन जो होता है ना, हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग में कुछ एक टिपिकल्स डिटेल दिया होता है, मेन हमें वहीं से बेसिक जानना होता है। और जैसे इसमें आपको सब चीज़ जो होता है ना, क्या बोलते हैं सब, कॉलम का, कॉलम इरेक्शन का जो, इसमें अगर कॉलम है तो कहाँ पे उसका, जैसे 2 तल्ले 3 तल्ले हैं तो वहाँ पे आपको कहाँ पे जाके लैप देना होता है, जैसे कर्टेलमेंट वगैरह सब। तो ये जैसे कॉलम का आपका, ये कॉलम का जैसे इंड हो गया, दूसरी तरफ देता है हमें एलडी, एलडी बेंड करके एलडी उतना रखना पड़ता है जो कि हमारे बीम में जाके वो कट हो जाएगा। और जैसे कॉलम है, कॉलम में आपको, जैसे हमारा बीम आ गया, कोई भी लेवल आ गया, लेकिन फर्स्ट फ्लोर का अगर स्लैब यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, अगर आगे आपको कॉलम उठाना है तो वहाँ पे h/4 के बाद आपको 50% ही वहाँ पे कट करना है और 50% को लेके जाना है। वहाँ पे हमें फिर नेक्स्ट जो ऊपर से जो बार आएगा रिबार, उसको वहाँ पे लैप करना है। वो लैप आपका एलडी के बराबर होगा। उसी तरह हमें ये लैप लोकेशन फॉर बीम बार्स, जैसे बीम में आप देख रहे होंगे कि बीम का एक होता है ना कि टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन। तो हमें बॉटम बार को कभी भी हम बीच में उसका लैप नहीं देते हैं। जैसे लैप दिखाया है कि 0.25 और एलडी और 2D के बाद हमें इस जोन में बस लैप देना होता है। और टॉप बार के लिए हम मिड स्पैन पे ही देते हैं। जैसे मेरा एक्चुअल
एक्चुअल जो है ना, ये फुटिंग का प्लान हो गया, तो आपका बिल्डिंग का ये फुटिंग का प्लान हो गया। और ये बस एक ऐसा ही है, कुछ बीच में लाइक कंबाइंड फुटिंग टाइप का दो है। और शायद आपको ये सब दिया रहेगा, जैसे कि ये स्ट्रक्चर लिटिल लेआउट ऑफ फाउंडेशन इस टाइप का होगा। इसके बाद ये फुटिंग का डिटेल्स हो गया आपको, ये 2 मीटर बाई 2 मीटर का है। और इसमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लाइक टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज 1.8 मीटर। एंड इसमें आपको 200 mm का लाइक बोल्डर सोलिंग है, उस पर उसके ऊपर आपको पीसीसी, उसके बाद आपको आरसीसी करना होता है। और इसमें खास करके क्या थोड़ा अलग था, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, टाइमिंग, लोअर टाइमिंग 50% हमारा फुटिंग में ही है। लाइक जब हम ट्रेपेजोइडल टाइप का जब फुटिंग कास्ट करते हैं ना, तो 50% हाफ डेप्थ आपको उसमें इम्बेडेड करना है और हाफ डेप्थ उसको बाहर रखना है। तो इस तरह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पर लेकिन करना पड़ता है। वही होता है कि कुछ कुछ ड्राइंग्स में कुछ कुछ नया डिजाइन जब आता है तो कुछ फर्क रहता है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था कि कई बार ये समझ नहीं आता कैसे करें। तो आप कास्ट करते वक्त यहाँ तक आप कास्ट कर सकते हो, उसके बाद देख उसको रफ करके छोड़ दो, उसके बाद उस साइज का आप टाइपिंग लगा के और कास्ट कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है। तो ये हमारा फुटिंग का लेआउट हो गया, कॉलम का लेआउट हो गया ये। ये हमारा ये फुल डिटेल्स है कॉलम का। जैसे कॉलम हमारा C1, जितना भी C1 है वो 4 से 50 पे 4 से 50 का है। और ये ग्राउंड फ्लोर के लिए तो आपको ए, मतलब ए तो बार का नोटेशन किया गया है। ए मतलब 10 नंबर्स और 20 डाया गया है। और बी 260, दो 16 नंबर, 16 डाया का दो दो नंबर है। और 3 सेट्स आपका लेटरल राइज लगा हुआ है, और स्ट्रिप्स आप बोल सकते हो। तो ग्राउंड फ्लोर इस टाइप का, जैसे 450 है, ए है। ए का मतलब होता है जैसे कि आप नोटेशन यहाँ पे दिया रहता है, और इस हिसाब से 12 नंबर्स 20 डाया, तो आपको इस तरह से समझना है। 3 सेट्स टाइप मतलब एक 12 रिंग हो गया, एक फिर छोटा, एक फिर इधर से छोटा, तो उस हिसाब से जाना है। और जैसे ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो बॉटम से लेकर टॉप तक जाता है। और लेटरल राइज जो मीट का रीजन होगा, उसमें 150 इंटू सेंटर हमारा ये वो रिंग्स रखना होता है। और एंड रीजन में जैसे कॉलम के बॉटम में और टॉप में 4 4 इंची में रखना होता है। हमारा जीबीएन, जीबी1 मतलब ग्राउंड बीम, जो लोअर टाइपिंग बताए थे ना, वो हो गया आपका स्ट्रक्चर लिटिल लेआउट ऑफ फुटिंग बीम। तो नीचे जस्ट फुटिंग के ऊपर जो एक टाई बीम अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन में ज़्यादातर ये दिया जाता है, आजकल सभी बिल्डिंग में ये होता है। तो इसके लिए आपको ये जो लेआउट ऑफ फुटिंग है ना, वो GB1 तो इस टाइप से रखना होता है। उसका हम अभी देखेंगे। ये हो गया आपका प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम का PB1 PB1। इसमें क्या होता है ना, ये कन्फ्यूजन होता है। जैसे देखो आप PB1 है, PB2 है, PB1 है, PB1 है, PB1 है, PB2 है। तो एक हमारा बार जो है ना थ्रू आउट नहीं जाता है। बहुत सारा बार यहाँ पे कट पीस होके आता है, क्योंकि आपको कहीं भी PB1 में कभी दिया रहेगा क्या 16 का है, PB2 में आपको दिया रहेगा 20 का है। तो यहाँ पे यही कन्फ्यूजन, क्योंकि हम ज़्यादातर रेगुलर बिल्डिंग स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि जैसे 20 का है तो वो थ्रू आउट 20 जाएगा, है ना। और एक्स्ट्रा बार अगर है तो हम कहीं कहीं पे जो वहाँ पे है वहाँ पे डालते हैं। पर यहाँ पे वैसे यहाँ पर भी है, वैसे कॉमन होता है, 20 का भी है, 16 का भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बीच में आपको 20 को घुसा देगा और इधर आपको 16 का रहेगा, फिर यहाँ पे 16 का रहेगा, तो आप उसको कंटिन्यूटी नहीं दे सकते ना। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, यहाँ से यहाँ तक ला के आपको बेंड करके यहीं पे कट करके रखना होता है। जैसे हमें आगे देखेंगे उस, जैसे देखिए GB1 ग्राउंड बीम में 300 बाई 300 का है, 316 डाया,
316 का तो वो थ्रू आउट चला जाएगा, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जैसे PB1 PB2 PB3 PB3 बीम का साइज तो वही है, पर अब देखो बॉटम रिइंफोर्समेंट 2 16 डाया का है और +1 12 डाया का एक्स्ट्रा है। तो पहले मेन बार का बात करते हैं। 2 16 डाया और 2 16 डाया का इंच में भी है, मिड स्पैन में 2 16। तो अब देखो PB1, एक चीज नोटिस करना, और PB2 में 230/450 216 है, तो आप थ्रू आउट ले जा सकते हो। PB3 216 है तो ले जा सकते हो। इससे PB4 है, 212 डाया का है बॉटम में और टॉप में भी है। तो इसमें देखो, इसमें है कि नहीं तो एक PB4 PB4 PB3, तो इसमें ऐसा केस नहीं है। PB1 PB2 PB2 है, जैसे वैसे बताया ना कि PB1 है, अगर इसमें अगर 20 का होता तो हमें 20 यहीं तक रखना होता PB2 में, फिर यहीं तक आपको जो 16 का यहीं तक रखना होता, फिर अलग से आपको इसमें बेंड करके LD करके आपको उठा करके रखना है। दूसरे जैसे रूफ बीम में वैसा अप्लाई होता है। अभी PB1 प्लिंथ बीम में आपको उतना नहीं दिया हुआ है, PB4 में बस इतना ही, एक ही है PB4, इसलिए बीच में इसका कोई असर नहीं होगा। पर जैसे कंटिन्यू बीम जो होता है ना, इसमें वही समस्या आ जाता है। लेकिन कोई कोई उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस एक रखना कि जैसे PB1 में अगर मान के चले 20 का है और PB2 में 16 का है, तो आप ये बार तो आप कंटिन्यू नहीं ला सकते ना। तो इस बार को हमें यही पेंट करना होगा, फिर 16 का यही पेंट करना होगा। जैसे 20 का है तो आप ये थ्रू आउट ले जा सकते हैं। ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा था। ये आपका वॉल फुटिंग का जो फाउंडेशन, जैसे वो ग्राउंड बीम टाई बीम रखने के बाद जो हम मशीनरी वर्क करते हैं ना, उसके लिए ये दिया गया है। उसके बाद प्लिंथ बीम पे आते हैं और प्लिंथ बीम पे कास्ट करते हैं। ये हमारा डिटेल्स है, स्ट्रक्चरल डिटेल लेआउट ऑफ बीम एंड स्लैब फॉर ग्राउंड फ्लोर। जैसे देखो यार, ये S1 है, S2 है, S3 है, S5 है, ये डिफरेंट टाइप्स का, लाइक ये S1 S2 S3 सबका टाइप अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा कि मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार एंड एक्स्ट्रा बार, ये सब स्पेसिंग अलग होता है। और उसका डाया बार, इवन डाया बार इज डिफरेंट। तो उस केस में हम जैसे एक आप ये टॉप फ्लोर का हो गया, उसके बाद ये डिटेल्स आप देख लो। जैसे S1 135 डेप्थ ऑफ स्लैब है, एट मिड स्पैन 10 डाया 175 सेंटर टू सेंटर है, 10 डाया 175 सेंटर टू सेंटर है, 10 डाया 175 सेंटर टू सेंटर है। और पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन में 200 डाया सेंटर टू सेंटर है। और S2 135 देख, फिर S2 में 8 का है और 150 सेंटर टू सेंटर है। तो उस केस में वही दिक्कत तो क्या बोलोगे आप, शुरू से में जब देखते हैं ड्राइंग तो थोड़ा एक घबराहट सी हो जाती है कि यार ये कैसे हो रहा है। जैसे कोई S1 है, कोई S2 है, स्पेसिंग भी फर्क है और बार भी फर्क है। तो उस केस में आप जैसे स्ट्रक्चरल ड्राइंग अच्छे से देखना। जैसे यहाँ देखो, हम लोग लाइक रेगुलर स्लैब में और कुछ कॉमन से डिजाइन में क्या देखते हैं कि जो भी मेन बार है वो अलोंग द शॉर्टर स्पैन हम उसे रख देते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि अब आपको ये S1 हो गया, S2 हो गया, ये मान के चलिए 10 का बार है, यहाँ पे 8 का ही बार है, तो आपको ये बार यहाँ ला के रखना है यहीं तक। इसे मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखो, तो चलो ये हमारा स्लैब है। और ये बीच में मैंने कुछ यहाँ पे एक बीम है, यहाँ पे एक
बीम, और ये माइन ये S1 है, S2 है, ये S3 है। तो S1 का चलो अब जैसे कि हम पहले कौन सा भी बार, अगर आप मेन बार है, अगर शॉर्टर स्पैन ही है तो हम है ना इसको ऐसे यहाँ तक रखेंगे। ये 10 का अगर मान के चले मेरा ये बार 10 का है तो हम इसको यहाँ तक, ऐसा हो जा रहा है यार, माइंड मत करना, यहाँ तक ला के रखेंगे। ये 10 का बार है। अब इस S2 में मान के चलो हमारे 8 का ही बार है, 8 का ही बार, क्योंकि हम इस बार को तो वहाँ तक, जैसे नॉर्मल डिजाइन में स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या होता था कि हम लोग अलोंग द शॉर्टर स्पैन हम लोग डाल देते थे है ना, अलोंग द शॉर्टर स्पैन में ऐसे करके डाल देते थे, ऐसे करके डाल देते थे। तो इसमें क्या होता है ना, अब ये बार जो आया ना तो हमें ये बार को थ्रू आउट नहीं रखना है। जैसे इस बार में अगर 8 का है तो हमें यहाँ तक इस बार को यहाँ तक रखना है, इस बार को यहाँ तक रखना है, इस बार को यहाँ तक रखना है। उसी तरह से अगर इसमें 10 का है और स्पेसिंग में फर्क हो सकता है तो आपको इसको यहाँ तक लैप करना है। मतलब आपको इसमें ये समझना है कि आपको बीम तक ले जाके छोड़ देना है। कोई भी बार हो, अगर along the along no longer direction, along shorter direction हो, अगर कंटिन्यूस बीम आ गया आपका, अगर स्पेसिंग फर्क पड़ रहा है अगर दूसरे टाइप ऑफ स्लैब में, तो आपको जहाँ भी बीम का जंक्शन होगा बीम से बस क्रॉस करा के छोड़ देना है। तो उस तरह से आपको करना होगा। ये थोड़ा सा ये सबको समझ में नहीं आता है। तो ये हो गया। और एक चीज़ और, जैसे अब ये एट बॉटम मिड स्पैन, तो इसमें आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि देखो जैसे स्लैब का एस टाइप है, स्लैब का टाइप समझ में आ गया, पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन, एट बॉटम में एट टॉप में कंटिन्यूस एज डिसकंटिन्यूस एज, कंटिन्यूस एज, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस एज बोलते हैं इसको, कंटिन्यूस एज जो जाता रहेगा। और ये हो गया डिसकंटिन्यूस एज। मेन इसमें आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बार को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ नहीं है, जैसे एट बॉटम मिड स्पैन है। तो एक सिंपल सी बात है, आप देखो ये तो मेन बार और शॉर्टर बार, तो आप इसमें ऐसे करके शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन आप डाल दोगे। उसके बाद आता है जैसे मान लो ये हमारा स्लैब हो गया, ठीक, चलिए यहाँ पे एक बीम है। तो ये जो एट बॉटम मिड स्पैन जो बोल रहा है ना, मिड स्पैन, तो जैसे हम एक्स्ट्रा बार बोलते थे ना, एक्स्ट्रा बार जो हम डालते थे टॉप एक्स्ट्रा बार, तो मिड स्पैन मतलब L/3 और इधर से भी L/3 छोड़ के जो भी डिस्टेंस आएगा ये हमारा मिड स्पैन हो गया। ये जो टॉप एक्स्ट्रा बार हम डालते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये मिड स्पैन मतलब बीच में L/3 छोड़ करके ये हो गया मिड स्पैन, ये हो गया। जो कि हम इसका और यहाँ से छोड़ के ये L/3 है, इसे समझो। और फिर ये हो गया टॉप बार हो गया। अब उसके बाद हम जो डिस्ट्रीब्यूशन जो डालते थे, तो जितना लेंथ है यहीं तक में डालेंगे, उसके नीचे से, और यहाँ भी हम वो एक्स्ट्रा बार डालेंगे जो भी आएगा, और उसको इतना लेंथ तक उसको बीम में कनेक्ट कर देंगे। तभी तो जाके बीच में खाली रहेगा और चारों साइड आपका ये डबल जाली जो बनता है ना, डबल मेश हो जाता है।
तो इसी तरह से तो ये थोड़ा ये चीज़ इसमें समझ में नहीं आता होता है। मेरा भी एक इंजीनियर था और साइड पे, तो उसे वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग देखी और समझी, तो अच्छा ऐसा होता है। तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस ये कुछ समझ में नहीं आता रहता है। कभी कभी होता है ना कि आप एक ही चीज़ एक टाइप का आप ड्राइंग देख रहे होते हो और कभी काल आपका अलग सा ड्राइंग आ जाए तो आपको थोड़ा लगता है कि यार नहीं यार इसमें क्या है, क्योंकि इसमें देखिए आप क्लियरली है कि इसमें आपको जैसे नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद टॉप एक्स्ट्रा बार, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, मिड स्पैन बोला है ना, तो मिड स्पैन वही पहले तो आप जैसे रखते हो नॉर्मल, अब शॉर्टर स्पैन में जैसे ऐसे ऐसे रख दिए, ठीक ना, ऐसे रख दो। उसके बाद ये भी लॉन्गर डायरेक्शन में आप पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन आप रख दो। अब और ये कंटिन्यूस इज मतलब ये जो हम लोग डालते हैं ना, तो ये आप मेन बार ये समझ लो, मेन बार के लिए भी यही हुआ था उसका 1 सेंटर 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 सेंटर, और लार्जर साइड में लॉन्गर डायरेक्शन में भी ये 10 आएगा, 20 सेंटर सेंटर रख देना। अब बात आती है कि जो एक्स्ट्रा बार होता है और उसके बाद एक्स्ट्रा के अंदर से नीचे से जो भी आ रहता है, ये टॉप एक्स्ट्रा बार, उसके नीचे से आप जो देख रहे होंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन वो, तो उसके लिए बस आपका जैसे ये पूरा लेंथ है, तो LY3 इधर से छोड़ के LY3 इधर छोड़ के जितना आएगा वो मिड स्पैन ही आ जाता है। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा बार रख देना है, इधर भी एक्स्ट्रा बार रख देना है, चारों साइड से फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा देना है, तो आपको चारों साइड वो डबल मेश बन जाएगा। तो बस इतना ही। आज होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा सा अगर मिस्टेक भी हुआ हो तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा और बेहतरीन और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। जो मुझे नॉलेज है मैं चाहता हूँ को शेयर करूँ और आप लोग तक पहुँचे। तो आप तो थोड़ा सा अगर कुछ मिस्टेक वगैरह या एक्सप्लेनेशन में कुछ मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग तो नज़रअंदाज कर दीजिएगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपका ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सपोर्ट करने के प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।